आप भी इस विषय को लेकर के चल रहे हैं कि जीवन सुरक्षा पेंशन मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जो आपने अभियान चलाया उस अभियान का ये पहला मुद्दा भी नहीं है। आपने मुद्दा व्यवस्था परिवर्तन में रखा कि भाई हमें परिवार, गांव, जिला, इसको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, यानी लोकतंत्र की गंगा को परिवारों तक, जमीन तक आना चाहिए। आपने प्रायोरिटी पर रखा। आपने एक ऐसा भी रखा कि भाई जो संसद है उस संसद के भी चेक एंड बैलेंस के लिए कोई एक व्यवस्था देश में बुद्धिजीवियों की होनी चाहिए। आपने एक राइट टू रिकॉल जैसे इशू को भी रखा, और आपने एक चौथे विषय में ये भी रखा कि जीवन सुरक्षा पेंशन जैसी चीज होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक तो देश के ऊपर बजट पड़ता है, भारी पड़ता है। दूसरा ये है कि आप कुछ करेंगे नहीं, और आप बिना किए हुए जो पैसा मुझे मिलता है, रिश्वत में किसी आदमी को अगर 2000 रुपया मिल जाता है तो उसको खर्च करने की उसकी मेंटलिटी अलग होती है, और पसीने से जो वो पैसा कमाता है उसको खर्च करने की मानसिकता उसकी अलग होती है। आप क्यों इस चीज पर जोर दे रहे हैं बार बार कि जीवन सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वोटरशिप पेंशन ये होनी ही चाहिए? जीवन सुरक्षा पेंशन याचना नहीं है, ये अधिकार है। देश में ज्यादातर लोग राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए प्रयास नहीं तो पीडीएस भी अधिकार है, सरकारी अस्पताल खुले वो भी अधिकार है। हाँ। फिर बाकी अधिकारों को इसका मतलब छोड़ने की बात करिए। कितने अधिकार रखना चाहेंगे? पेंशन का मतलब नहीं कि सारे जो अधिकार प्राप्त हुए हैं संघर्षों द्वारा, आंदोलनों द्वारा, उसको विड्रा कर लिया जाए, ये कोई मतलब नहीं होता है। अतिरिक्त किसी नहीं, अधिकार जो है वो स्कूल खोलने का प्राप्त हुआ था, यह अधिकार अस्पताल खोलने का प्राप्त हुआ था, या अधिकार जो है वो स्वतंत्र होने का ही प्राप्त हुआ था 1947 में? अपने से स्कूल खोलने का भी अधिकार समाज के पास है, और सरकारी उपक्रम से भी तो स्कूल खोलने का सरकार तो अपनी दायित्व निभा रही है, जानबूझकर। आपने कहा नहीं, फिर भी कर रही है। राज्य का दायित्व होता है और समाज का कर्तव्य होता है। लेकिन राज्य का दायित्व तो सुरक्षा देना होता है, राज्य का दायित्व स्कूल खोलना और अस्पताल चलाना तो होता नहीं है। राज्य का दायित्व होता है मूल रूप से बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में, उसी दिन से उसको दूध, ब्रेड, दवा सब मिलने लगे। फिर परिवार का दायित्व क्या होता है? परिवार का दायित्व यह होता है कि सरकार द्वारा प्राप्त संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से व्यवहार में वो ले आए। और क्या होता है? खेल का मैदान बना देती है सरकार, तो समाज का दायित्व है कि उसमें बच्चे जाके खेलते हैं, अभ्यास करते हैं। उसी तरह से जन्मना बच्चा पैदा हुआ और लड़का पैदा होता है, हुआ और सरकार का हो गया। बच्चा पैदा होता है, उसी दिन से उस परिवार के आर्थिक, सामाजिक और संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। ये स्वाभाविक है। बच्चा पैदा हुआ, उस परिवार का वो सारी चीजों का अधिकारी हो जाता है। लेकिन मुद्दा तो ये नहीं है ना, मुद्दा तो केवल जीवन सुरक्षा पेंशन का है जो सरकार के द्वारा दी जानी है। ऐसा है, सरकार द्वारा दिया जाना है, और कितनी चीज सरकार दी है और कैसे समाज ने लिया है, दोनों चीज अपनी जगह पर है। भरत जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। मेरी समस्या एक है, मुझे डर एक बात का लग रहा है कि अगर जीवन सुरक्षा पेंशन, वोटर पेंशन या कुछ और पेंशन एक मुश्त लोगों को दिया जाना शुरू हुआ, उन लोगों को अलग करके जो इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से आगे बढ़ गए हैं, जब आप ये देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो मेहनत है, श्रम है, उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसके दो अर्थ हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर वोटरशिप मिलेगा, हाँ, मान लो 3500 रुपये हर वोटर को मिलता है, तो क्या उसके श्रम की कीमत कम हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूं बढ़ जाएगी। जब श्रम की मांग कम हो जाएगी, मैं कहता हूं बढ़ इसलिए जाएगी कि आज जब 3500 रुपया उसको मिलेगा तो उसे अपने श्रम के सौदेबाजी करने के अधिकार मिलेगा। वह अपनी शर्तों पर रेट तय करेगा। आज या ऐसा होगा कि उस 2000 रुपए को या 3500 रुपए को वहां
मतलब उसको वेस्ट कर देगा और उसके बाद जो है जिस पर पहले कर रहा था उसी बार्गेनिंग पर फिर आ जाएगा। देखिए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, आज 15 साल पहले मेरे से प्रश्न पूछा जाता था, मैं काल्पनिक उत्तर देता था, आज मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। नामीबिया में ये सवाल, ये पैसा मिल रहा है और जब पैसा लोगों को मिलना शुरू हुआ तो वहां के बैल की कीमत बढ़ गई, गाय की कीमत बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि जो लोग फावड़े से मेहनत करते थे, खेत करते थे, अब उनको लगा कि मेरे पास पैसा आ गया, बैल खरीदूं। तो बैल खरीदने के लिए, गाय खरीदने के लिए गए तो उनकी कीमत बढ़ गई। अच्छा, सरकार के पास 28 लाख करोड़ रुपया आएगा कहां से? देखिए, सरकार के पास आज जो 20 लाख करोड़ रुपए है वो कहां से आता है? टैक्स से आता है। ठीक है, माने आप जनता पर और ज्यादा बोझ डालना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, गलत बात है। हाँ। जनता पर बोझ नहीं डालना चाहते। हाँ। हम ये चाहते हैं कि जो लोग टैक्स देने की स्थिति में हैं, हाँ। जो 20 चार्टर हेलीकॉप्टर रखे हैं, हाँ। 20 प्लेन रखे हैं और वो भी कम पड़ती है उनको, जो 6-6 हजार करोड़ के मकानों में रहते हैं, उनके पास अभी भी भैंस दूध देने गुंजाइश है। आप उसके थन को तो खाली नहीं, लेकिन वो 1 लाख लोगों को रोजगार भी देते हैं। हाँ, लेकिन अगर उतना और अगर वो उसमें उस हैसियत में ना हो तो 1 लाख परिवारों का चूल्हा भी ना जले। मैं कहता हूं एक कानून बना दिया जाए कि 1 लाख करोड़ रुपए में कौन आदमी ज्यादा लोगों को रोजगार देगा, पैसा रखने का अधिकारी वही होगा। जो लोगों को आप कहते हैं कि आज बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस रोजगार देते हैं, मैं कहता हूं उनकी वजह से बेरोजगारी पैदा हुई है। उन्होंने मशीनें लगा के लोगों को बेरोजगार किए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए मुझे दीजिए, आज मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है आप मुझे देंगे, मैं राजीव गांधी, मेरा एक आपसे लोगों को रोजगार दूंगा। राजीव गांधी हिंदुस्तान में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किए जी। जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आ रहे थे तब हमने अपने गांव की चौपाल पर एक नेता को भाषण देते हुए सुना जी कि कांग्रेस हिंदुस्तान में कंप्यूटर लेकर आ रही है और अब एक कंप्यूटर जो है वो 20 लोगों का काम करेगा और ये जो 40 हाथ हैं बेकार हो जाएंगे। हमने ये देखा कि वही कंप्यूटर हिंदुस्तान की जरूरत बन गया, वही कंप्यूटर लोगों को रोजगार दे रहा है। जब आपको इस डिबेट के लिए जरूरी था प्रिंट आउट लेना कुछ पेपर्स का, तब आप एक कंप्यूटर वाले को आपने ढूंढा और उसको कहा कि भैया इसमें से जो है 3 सेट पेपर निकाल दीजिए। उसने आपसे 2 रुपया प्रति समथिंग जो भी कुछ है वो जरूर लिया होगा या ले लेगा बाद में। देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने कहा था कि मशीन मत लगाना। जिस खतरे की बात आप कर रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैन और मशीन के बीच में मशीन मैन के ऊपर हावी ना हो जाए, इसकी चिंता करना, या मशीन जो है वो मैन के अनुकूल हो, न कि मशीन के वो धुर विरोधी शायद नहीं थे। देखिए, उनकी हिंद स्वराज पुस्तक पढ़िए, मैंने भी पढ़ी है, 10 रुपए की पुस्तक। उसमें रत्ती भर गुंजाइश नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि मशीन लगेगी, बेरोजगारी फैलेगी, कुकर्म फैलेगा, अन्याय होगा। साफ साफ कहते हैं, उसमें बहस की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं आप राष्ट्रपिता की बात नहीं माने, मशीन लगाई। राजीव गांधी का आपने नाम रिफर किया, देश ने यह कहा कि मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। दुनिया में अब तो मछली मारने की मशीन है, अब तो ईंट बनाने की मशीन है, दुनिया में हर काम, बर्तन धोने की मशीन है, रोटी पकाने की मशीन है, हर काम में मशीन करने लगी। अब राष्ट्रपिता कहते थे कि मशीन से खतरे हैं। हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो मशीन से बर्तन धोते हैं? भाई मेरी बात सुन लीजिए, आपने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी। देश ने 70 साल में चारों तरफ मशीन ही मशीन हो गई। आज 100 रुपए पैदा होता है। अच्छा, मैं उसका एक नतीजा बताता हूं जी। जब से मशीन आई तब से बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हुआ तो वेस्टेज भी उसमें से निकला। वो वेस्टेज या तो कानपुर में गंगा में गया या वो दिल्ली में यमुना में गया और उसने हिंदुस्तान की हजारों नदियों को बर्बाद कर दिया। दिल्ली जो है अब सांस लेने लायक नहीं बची है। उसी मशीन की वजह से हाथी गायब है, घोड़े की संख्या कम हो गई है। दिल्ली के अंदर कोर्ट ने कहा कि अब दिल्ली में ये जो ट्रैफिक है इसमें घोड़ा जो है वो बाधा पैदा करता है, इसलिए घोड़े को जो है, घोड़े तांगे को इसमें से डिलीट कर दीजिए, अलग कर दीजिए। आज हिंदुस्तान में 2.5 लाख ट्रैक्टर बनते हैं। एक ट्रैक्टर 10 बैलों के बराबर काम करता है। 2.5 लाख गुणा 10 25 लाख बैल इसलिए बेकार हो जाते हैं चूंकि आप ट्रैक्टर लेकर आए। मेरा यह कहना है, यह मशीन जिसको आप एक्सेप्ट करके और
पेंशन देने की बात कर रहे हैं, वो मशीन मैन पर कहीं इतनी हावी ना हो जाए कि वो मैन की जान ले बैठे। देखिए, इस बारे में हमारा बहुत स्पष्ट मत है। गांधी जी कहते थे कि मशीन खतरा है। नहीं, भरत गांधी क्या कहते अब भरत गांधी कहते, महात्मा गांधी कहते थे मशीन खतरा है, संभलो। हाँ। और देश के लोगों ने नहीं सुना, इसलिए राष्ट्रपिता के बाद राष्ट्रपुत्र अगली बात कर रहा है। जब बाप की बात नहीं मानी तो बेटे की सुनो। और वो 360 पर बिल्कुल उलट गए, उन्होंने कहा मशीन भगवान है। नहीं, बेटा अब ये कह रहा है, यानी आज का गांधी, आज का भरत गांधी यह कह रहा है कि जब आप मशीन नहीं रोके तो मशीन की मेहनत से जितना पैसा पैदा हो रहा, मशीन की मेहनत से नहीं, मेरा कहना है कि मशीन का जो साइड इफेक्ट है, मैं आचार्य पंकज जी आपकी और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बात बनेगी नहीं, ठीक है, अधूरी बात नहीं बनेगी। हम ये कह रहे हैं कि मशीन से जितना पैसा पैदा हो रहा है, सरकार उसकी गणित लगाने को तैयार नहीं है अलग से। 2005 में हमने 137 सांसदों से मिलाकर हो तो पैसा ही पैदा रहा है ना, चाहे वो मशीन से हो चाहे वो हाथ से हो। रास्ता ये है, पहले तो समझ लें कि मशीन रोकना संभव नहीं है, इट इज कांस्टेंट। मशीन रोकना संभव नहीं है, लेकिन मशीन के कारण लोग मर न जाएं। कि जिस तरह से यूरिया आया था जी, अब आचार्य जी, यूरिया देश में इंट्रोड्यूस हुआ, पेस्टिसाइड्स यूरोप ने इंट्रोड्यूस किए,